नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ हूं और आपका स्वागत है एफ्लेट तक टीवी इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और गर्मागर्म राजनीतिक बहस। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म है और इसके केंद्र में है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी। आज का सवाल सीधा और साफ है, क्या मायावती एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेलेंगी या फिर दलित समाज को दोबारा विश्वास में लेकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की रणनीति बनाएंगी? दोस्तों, यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति का सवाल नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। जब मैं इस सवाल को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम किसी राजनीतिक शतरंज के खेल को देख रहे हैं, जहां हर चाल का मतलब है सत्ता में वापसी या फिर राजनीतिक विलुप्तता। क्या बहुजन राजनीति की धुरी अब बदल रही है? क्या हाथी नहीं गणेश के नारे के साथ मायावती फिर चुनावी बिगुल फूंकने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मायावती अपने नए सामाजिक इंजीनियरिंग फॉर्मूले के साथ वापसी की तैयारी कर रही हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे विशेष और बेबाक चर्चा। लेकिन पहले आइए समझते हैं कि आखिर क्यों मायावती की राजनीतिक रणनीति इतनी अहम है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी 21% है, जिसमें से 54% जाटव समुदाय से आते हैं। यही मायावती का मुख्य वोट बैंक रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस वोट बैंक में दरार आई है। ये दरार सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि भावनाओं की है, विश्वास की है और उम्मीदों की है। जब मैं मायावती की राजनीतिक यात्रा को देखता हूं तो ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। एक दलित महिला नेता जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन आज वही मायावती अपने पॉलिटिकल रिलेवेंस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल साइकिल्स का हिस्सा है या फिर कुछ फंडामेंटल गलतियों का नतीजा? अब देखिए, 2007 में जब मायावती ने सत्ता हासिल की थी तो उन्होंने ब्राह्मण दलित गठजोड़ की रणनीति अपनाई थी। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा देकर उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ जोड़ा था। उस समय बीएसपी ने 206 सीटें जीती थी और 30% वोट शेयर हासिल किया था। यह एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव था। मायावती ने समझ लिया था कि सिर्फ दलित वोट से सत्ता नहीं मिल सकती। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाया था। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, उस समय के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते थे कि मायावती का यह एक्सपेरिमेंट रिस्की था, क्योंकि ब्राह्मण और दलित के बीच ट्रेडिशनली एक सोशल हायरार्की रही है। लेकिन मायावती ने इस हायरार्की को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि वे भी मार्जिनलाइज्ड है, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स ने उन्हें भी कॉर्नर कर दिया है। यह मैसेजिंग बहुत क्लेवर था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज बीएसपी के पास 403 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ एक एमएलए है। लोकसभा में तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। यह गिरावट किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चिंताजनक है। यह सिर्फ नंबर्स की गिरावट नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की गिरावट है। जब आपके पास लेजिस्लेटिव प्रेजेंस नहीं है तो आपकी बार्गेनिंग पावर 0 हो जाती है। लेकिन मायावती हार मानने वाली नहीं है। अक्टूबर 2025 से उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। अक्टूबर 9 को कांचीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली, फिर अक्टूबर 16 और 19 को रणनीतिक बैठकें और अक्टूबर 29 को मुस्लिम भाईचारा कमेटी की मीटिंग। ये सब कुछ 2027 के चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। इन एक्टिविटीज को देखकर लगता है कि मायावती में अभी भी वो फायर है जो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन में होती है। वे समझ रही हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम में रहकर कमबैक नहीं हो सकता, उन्हें एक्टिवली एंगेज करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि मायावती किस रणनीति पर काम कर रही हैं? एक तरफ वे दलित मुस्लिम एकता की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि दलित और मुस्लिम मिलकर उत्तर प्रदेश की 39% आबादी बनते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक सिर्फ 8% है। मुस्लिम समर्थन के साथ भी एसपी केवल 27% तक पहुंच पाती है। 2022 में यह कॉम्बिनेशन बीजेपी को रोक नहीं सका। यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही लगती है, लेकिन पॉलिटिक्स में मैथ हमेशा काम नहीं करती। दलित मुस्लिम यूनिटी का आइडिया थ्योरेटिकली अच्छा लगता है। दोनों कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड हैं, दोनों को सोशल जस्टिस की जरूरत है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में यह उतना सिंपल नहीं है। दलित और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच भी टेंशन्स हैं, इकोनॉमिक कंपटीशन है, सोशल हायरार्की के इश्यूज हैं। मायावती को इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मायावती अब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी एमबीसी पर भी फोकस कर रही हैं।
उनका मानना है कि एमबीसी और दलित मिलकर मुस्लिम दलित गठजोड़ से ज्यादा मजबूत साबित हो सकते हैं। ओबीसी समुदाय उत्तर प्रदेश की 40% आबादी है, जो मुस्लिम समुदाय के 20% से दोगुना है। यह भी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है। एमबीसी स्ट्रैटेजी की अपनी लॉजिक है। एमबीसी कम्युनिटीज ट्रेडिशनली बीजेपी या एसपी के साथ कंफर्टेबल नहीं रही हैं। बीजेपी में अपर कास्ट डोमिनेंस है, एसपी में यादव डोमिनेंस है, इसलिए एमबीसी कम्युनिटीज के लिए बीएसपी एक वायबल ऑप्शन हो सकती है। लेकिन यहां भी चैलेंज है। एमबीसी कम्युनिटीज में भी डाइवर्सिटी है। हर कम्युनिटी के अपने लीडर्स हैं, अपने इंटरेस्ट हैं। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि मायावती एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही हैं। मार्च 2025 से वे ओबीसी समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर काम कर रही हैं। गांव-गांव में छोटी चौपालें आयोजित की जा रही हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के साथ भी संपर्क बढ़ाया जा रहा है। यह मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। लेकिन यहां एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती की मुस्लिम समुदाय में विश्वसनीयता कम हो गई है। दलित अत्याचारों पर उनकी चुप्पी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखने वाली नजदीकी ने सवाल खड़े किए हैं। ये एक सीरियस क्रेडिबिलिटी इशू है। मुस्लिम कम्युनिटी में मायावती के बारे में मिक्स फीलिंग्स हैं। एक तरफ वे उन्हें एक स्ट्रांग लीडर के रूप में देखते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि मायावती अपॉर्चुनिस्टिक हैं। जब जरूरत होती है तब मुस्लिम सपोर्ट मांगती हैं, बाकी समय इग्नोर करती हैं। अब वे दलितों को संभालते हुए मुस्लिमों को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, जो एक मुश्किल काम है। यह पॉलिटिकल टाइट ड्रॉप वॉकिंग है। एक कम्युनिटी को खुश करते समय दूसरी को नाराज नहीं करना होगा। यह स्किल सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस में होती है, और मायावती डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड है। इधर ब्राह्मण कार्ड की बात करें तो यह भी दिलचस्प है। 2007 में हाथी नहीं गणेश है का नारा काम आया था, लेकिन बाद में जब ब्राह्मण एमएलएज ने पार्टी छोड़ी तो मायावती का भरोसा उठ गया। यह बिट्रेल मायावती के लिए पेनफुल रहा होगा। उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट्स दी, मिनिस्टेरियल पोजीशंस दी, लेकिन बदले में लॉयल्टी नहीं मिली। ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ मायावती का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। 2007 में जब वे पावर में आईं तो उन्होंने ब्राह्मण एमएलएज को इंपॉर्टेंट पोजीशंस थीं। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी जैसे पोस्ट्स पर ब्राह्मण ऑफिसर्स को रखा। यह सिंबॉलिक था। लेकिन बाद में जब पॉलिटिकल विंड्स चेंज्ड तो ये सभी लीडर्स उन्हें छोड़कर चले गए। अब सवाल यह है कि क्या वे फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में हैं? हाल की गतिविधियों को देखें तो मायावती का फोकस अभी दलित मुस्लिम और एमबीसी गठजोड़ पर ज्यादा लग रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। अगर जरूरत पड़ी तो वे ब्राह्मण कार्ड भी खेल सकती हैं। ब्राह्मण कार्ड का अपना साइकोलॉजी है। ब्राह्मण कम्युनिटी ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ अलाइन रही है, लेकिन अगर मायावती उन्हें कन्विंस कर सकें कि बीजेपी में भी उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी वर्क कर सकती है। लेकिन इसके लिए मायावती को अपनी पास्ट मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना होगा। अब आते हैं आज की मुख्य बहस पर। आज दोपहर 2 o'clock से 3 o'clock तक हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रतिष्ठित राजनीतिक विश्लेषक और बीएसपी की राजनीति के जानकार। ये एक्सपर्ट्स न सिर्फ यूपी पॉलिटिक्स को समझते हैं, बल्कि मायावती की पॉलिटिकल जर्नी को भी क्लोजली फॉलो करते रहे हैं। आज की बहस में हम इन मुख्य सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल, क्या मायावती की राजनीति अब दलित से आगे बढ़कर ब्राह्मण दलित संतुलन की ओर जा रही है? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि मायावती की पूरी राजनीति दलित पहचान पर टिकी रही है। अगर वे इससे आगे बढ़ती हैं तो यह उनकी राजनीति की दिशा बदल सकता है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती की कोर आइडेंटिटी दलित लीडर की है। कांशीराम जी ने जो लेगेसी छोड़ी थी वह दलित एम्पावरमेंट की थी। अगर मायावती इस आइडेंटिटी को डाइल्यूट करती हैं तो क्या उनके कोर सपोर्टर्स उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? यह एक डेलिकेट बैलेंस है। दूसरा सवाल, हाथी नहीं गणेश का नारा रणनीति है या मजबूरी? ये नारा 2007 में काम आया था, लेकिन बाद में इसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। अब अगर मायावती फिर से इस नारे का इस्तेमाल करती हैं तो क्या ये उनकी रणनीति है या फिर विकल्पों की कमी? इस नारे की अपनी हिस्ट्री है। हाथी बीएसपी का सिंबल है, गणेश ब्राह्मणों के देवता हैं। इस नारे के थ्रू मायावती ने मैसेज दिया था कि बीएसपी सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी कम्युनिटीज को वेलकम करती है। लेकिन क्या ये जेन्युइन इंक्लूसिविटी थी या सिर्फ इलेक्टोरल कंपल्शन? तीसरा सवाल, क्या दलित वोट बैंक अब भी मायावती के साथ मजबूती से खड़ा है? ये सबसे अहम सवाल है। पिछले चुनावों में दलित वोट में बंटवारा देखने को मिला है। कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है, कुछ अन्य दलित नेताओं के पास। अब मायावती के पास कितना मजबूत दलित वोट बैंक बचा है? दलित कम्युनिटी में भी चेंजेस आ रही हैं। नई जनरेशन के दलित वोटर्स अलग तरीके से सोच रहे हैं। वे सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि डेवलपमेंट भी चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे इश्यूज उनके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। मायावती को इन चेंजिंग एस्पिरेशंस को एड्रेस करना होगा। चौथा सवाल, बदलती यूपी राजनीति में बीएसपी की प्रासंगिकता कितनी बची है? आज यूपी की राजनीति मुख्यतः बीजेपी और एसपी के बीच द्विध्रुवीय दिख रही है। इस स्थिति में बीएसपी की क्या भूमिका है? क्या वे अभी भी एक मजबूत विकल्प हैं या फिर सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह गई हैं?
बीएसपी की रेलेवेंस का सवाल पेनफुल है। एक समय बीएसपी को यूपी पॉलिटिक्स का थर्ड मेजर प्लेयर माना जाता है, आज वे फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पर हैं। ये डिक्लाइन सिर्फ इलेक्टोरल नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल भी है। क्या बीएसपी का आइडियोलॉजी अभी भी रेलेवेंट है? पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मायावती 2027 की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकती हैं? ये अल्टीमेट टेस्ट है। तमाम रणनीतियों और गठजोड़ों के बाद क्या मायावती वापसी कर सकती हैं? उनके पास क्या फॉर्मूला है और वो कितना इफेक्टिव हो सकता है? ये सवाल सिर्फ मायावती के बारे में नहीं है बल्कि यूपी पॉलिटिक्स के फ्यूचर के बारे में है। अगर मायावती कमबैक करती हैं तो ये प्रूव करेगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में कमबैक्स पॉसिबल हैं। अगर नहीं करती हैं तो ये एक एरा का एंड होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज की बहस में। हमारे विशेषज्ञ इन मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती की राजनीति की दिशा क्या है। ये एक्सपर्ट्स सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखते बल्कि ग्राउंड रियलिटी को भी समझते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मायावती या बीएसपी का मामला नहीं है, ये पूरी बहुजन राजनीति के भविष्य का सवाल है। कांसीराम जी ने जो सपना देखा था वो आज कहां खड़ा है? क्या बहुजन समाज की राजनीति अभी भी प्रासंगिक है या फिर ये अपना समय पूरा कर चुकी है? कांसीराम जी का विजन था कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटीज मिलकर एक पॉलिटिकल फोर्स बनाएं। उन्होंने इसे बहुजन कहा था। यह आइडिया रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन आज ये विजन कहां है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर रह गया है? आज की राजनीति में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भूमिका बदल रही है। नई पीढ़ी के वोटर अलग तरीके से सोच रहे हैं। विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। इस बदलते माहौल में मायावती कैसे अपनी राजनीति को अडैप्ट करती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। यंग वोटर्स के लिए मायावती एक हिस्टोरिकल फिगर हैं। वे उन्हें डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया है। उनके लिए मायावती